अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करनी है। तो 7.3 से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, फिर वो जो है 7.3 में यूज़ होंगी। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के, दो वेक्टर्स के दरमियान जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसे आता है, ये मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर जो है वो स्केलर आता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, लेट टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स u एंड v। जब हमारे पास दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आ जाते हैं u और v प्लेन में या स्पेस में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है u और v का, उसे हम लिखते कैसे हैं, u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। यानी कि दो जो हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल है। अब अगर हम देखेंगे दो वेक्टर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर स्केलर आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें डिडक्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, यहाँ पे आई डॉट आई लिखा हुआ है, यानी कि आई वेक्टर है और उसका डॉट ले रहे हैं आई के साथ। तो आई का डॉट आई के जो है आई का डॉट आई से लें तो वो इक्वल किसके होगा, आई का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0 डिग्री। cos ऑफ 0 डिग्री क्यों है कि जब हमारे पास दो सेम वेक्टर्स हों तो उनका एंगल 0 होता है। जब दो डिफरेंट एंगल्स होंगे, दो डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तो उनका एंगल 90 होगा। तो यहाँ पे आई और आई दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो उनका एंगल जो है वो 0 है। तो cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है। आई का मैग्नीट्यूड 1 और cos ऑफ 0 डिग्री यानी कि cos 0 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर 1। इसी तरह j डॉट जे जब लेंगे तो j का जो मैग्नीट्यूड है, j का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि मैंने यही बताया ना कि दो जब सेम वेक्टर्स होंगे तो एंगल जो है वो उसका 0 होगा। तो यहाँ पे j का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो 1 ही आएगा, इसका भी लेंगे तो 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू cos ऑफ 0 डिग्री जो है वो भी 1 हो जाता है, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इसी तरह k डॉट k के लिए भी वही सेम रूल यूज़ होगा। अब अगर डॉट प्रोडक्ट की बात मैं कर रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे जो है, यानी कि दो डिफरेंट वेक्टर्स आ जाते हैं जब, तो डिफरेंट वेक्टर्स का जब मैग्नीट्यूड लें और उसको जब उसका एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। जब दो डिफरेंट वेक्टर्स आ जाते हैं तो उनका जो एंगल है वो 90 होता है, क्योंकि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो cos 90 आ जाएगा। cos 90 हमें पता है 0 के इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह j डॉट के भी डिफरेंट वेक्टर्स हैं, इनका भी डॉट 0 आ जाएगा। और k डॉट आई जो है वो भी डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो इनका भी डॉट 0 के इक्वल आ जाएगा। और एक और चीज़, u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, यानी कि a और b दो वेक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, उनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो ये लिखा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर्स हैं उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कि परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं। जब हमारे पास दो वेक्टर्स आ जाते हैं u और v, फॉर एग्जांपल दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आ जाते हैं, तो अगर उनका डॉट लेने के बाद आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जब भी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगर 0 के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर हैं। जैसे मैंने पिछले पेज पे आपको ये चीज़ बताई है कि आई और जे जो हैं वो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। जब मैंने दो डिफरेंट की बात की, इसका मतलब है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। cos 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 का जब एंगल बनता है तो 90 का एंगल जब cos में जाएगा तो cos 90 तो 0 होता है, तो इसकी वजह से उसका आंसर आ जाएगा ये 0। यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन हुई है कि जब दो डिफरेंट वेक्टर्स लिए हैं तो अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, u का v का ले रहे हैं और cos यहाँ पे डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो 90 आ जाएगा। cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो u डॉट v जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। जब इस तरह का केस आ जाए कि दो जो वेक्टर्स हैं उनका डॉट 0 आ जाए तो फिर इसका मतलब होता है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब देखें प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट्स की क्या हैं कि अगर u v और w हमारे पास वेक्टर्स हैं और हम कहते हैं c कोई भी एक रियल नंबर है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि u का डॉट लें v के साथ और वो 0 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है या तो u 0 के इक्वल है या फिर v 0 के इक्वल है।
उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है यू का डॉट लें वी के साथ इक्वल होता है वी डॉट यू के। कैसे इक्वल होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है। तीसरी चीज है यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है कि जब u हमारे पास कोई भी एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, दो वेक्टर अंदर ऐड हो रहे हैं, तो वो वेक्टर या वो स्केलर जो है वो अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी कि u का डॉट ले रहे हैं v प्लस डब्ल्यू के साथ, तो u का डॉट v के साथ आएगा और प्लस u का डॉट w के साथ भी आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाती है स्केलर की बात कि अगर स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेक्टर के साथ और उसका हम डॉट ले रहे हैं किसी दूसरे वेक्टर के साथ, तो वो ऑलवेज इक्वल होगा। अगर हम उन दोनों वेक्टर्स का डॉट ले लें और स्केलर जो है वायर कॉमन निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड में आंसर सेम आएगा। और तीसरी चीज़ जो है u का डॉट जब u के साथ लेते हैं तो वो इक्वल आ जाता है u के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पीछे आपने डेफिनेशन में देखिए u का डॉट v का u डॉट v जो है वो u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। ठीक है, तो u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड जो है जब हमारे पास दोनों u होंगे, इसका मतलब होगा कि u डॉट v जो है u का मैग्नीट्यूड और u का ही मैग्नीट्यूड, तो u का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों जो है वैल्यूज वो स्क्वायर में चली जाएंगी। और उसके बाद इसके साथ आता है कॉस ऑफ जीरो, यानी कि मैंने बताया है कॉस थीटा। तो मैंने आपको बताया कि जब दो सेम वेक्टर्स होंगे तो कॉस जो है वो एंगल उसका जीरो हो जाएगा। तो कॉस जब जीरो होगा तो वो उसे 1 कर देगा और ये आ जाएगा u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये ऐसे ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक चीज आ जाती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं? सिंपल, जो आपने पीछे दो वेक्टर्स का डॉट लिया है कि u डॉट v जो है वो इक्वल होता है u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। ये पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये आ जाएगा। अब हमने एंगल लेना है कि कॉस थीटा लेना है, तो कॉस थीटा जो है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एंगल फाइंड करें बिटवीन टू वेक्टर्स के, तो आपने क्या करना है, इसी में से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकाल लेनी है? कॉस थीटा इधर ही रहने दें, u डॉट v ऐसे ही है, ये u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। सिंपल। उसके बाद एक चीज है प्रोजेक्शन, कि प्रोजेक्शन जो है वन वेक्टर की अपॉन अदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अदर वेक्टर। अब इसमें क्या है कि जब हम कहते हैं कि एक एंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये O होता है, ये A है, OA और OB, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। एंगल 0 से लेकर पाई तक कुछ भी हो सकता है। अब ये एंगल हमारे पास है OA और OB के अलॉन्ग, ठीक है, ये हमारे पास एंगल है। अब प्रोजेक्शन का मतलब बेसिकली होता है साया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन इसकी क्या होगी कि यहाँ से कुछ ड्रा होगा, इसका साया यहीं पे कोई पड़ेगा रिफ्लेक्ट होके, तो प्रोजेक्शन क्या होगी इसकी कि यहाँ पे साया पड़ रहा है और यहाँ पे मैं कहती हूँ कोई M पॉइंट है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है उसका साया पड़ के, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ है कि OB से परपेंडिकुलर ड्रा हो गया है BM का OA पे, यानी कि BM एक परपेंडिकुलर है, वो किस पे ड्रा हुआ है, OA पे। अब हमने प्रोजेक्शन अलोंग द एंगल की बात, सॉरी प्रोजेक्शन वेक्टर की अपॉन अनदर वेक्टर फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप देख लें कि हम कहते हैं कि जो OA एंगल था, सॉरी OA की जो वेक्टर था वो U था और OB वेक्टर था V, ठीक है। अब OA वेक्टर जो U था, OB वेक्टर V था। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने क्या फाइंड किया है कि BM जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किस पे हुआ है, OA पे। BM जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किस पे हुआ है, OA पे। तो यहाँ पे जो O से लेके M तक वैल्यू बन रही है या O से लेकर M तक जो डिस्टेंस बन रहा है या कुछ भी जो वेक्टर है O से लेके M तक, वो हम क्या कहते हैं कि वो प्रोजेक्शन है। O से लेके M तक जो है
वो क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन किसकी, v की अलॉन्ग u, क्योंकि हमारे पास o से लेके b तक जो वेक्टर था वो v था और हमने b से परपेंडिकुलर ड्रा किया है OA पे, यानी कि v की प्रोजेक्शन है अलॉन्ग u के। अब देखें OM जो है ओवर OB अगर हम देखें वो इक्वल हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा के। अब आपके माइंड में ये होगा कि OM और OB कैसे कॉस ऑफ थीटा के इक्वल हुआ है। O से लेके M तक और O से लेके B तक, ठीक है, ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल यहीं पे ड्रा हो रही है ना, OBM OMB। तो O से लेके B तक और O से लेके M तक, तो ये हमारे पास आ जाता है बेस और हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। तो OM ओवर OB जो है वो इक्वल आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा के। अब क्या होगा कि OM अगर हम इसी साइड पे रहने दें, OB उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाए कॉस ऑफ थीटा के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा OM इज इक्वल टू OB किसके इक्वल है, OB V वेक्टर के इक्वल है। OB की जगह पे हम V वेक्टर लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे हम, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हमें पता है, मैंने पीछे भी आपको बताई है कि एंगल हम फाइंड करेंगे U डॉट V वाले ही मेथड से। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू U डॉट V ओवर U का मैग्नीट्यूड V का मैग्नीट्यूड एज वी नो डैट, ठीक है। अब कॉस ऑफ थीटा की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। OM इज इक्वल टू V का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ से ली U डॉट V ओवर U का मैग्नीट्यूड V का मैग्नीट्यूड। अब बात हमने किस एंगल की है, प्रोजेक्शन किसकी की है कि प्रोजेक्शन जो है V की अलॉन्ग U है, V की अलॉन्ग U है। तो ये यहाँ से V कैंसल, तो OM जो प्रोजेक्शन है वो आ गई है U डॉट V ओवर U का मैग्नीट्यूड। अब जिसकी अलॉन्ग प्रोजेक्शन हुआ करेगी उसका नीचे मैग्नीट्यूड होगा, ये चीज़ आप लोग याद रख लो कि जिसकी अलॉन्ग प्रोजेक्शन होगी उसका नीचे मैग्नीट्यूड जो है वो डिवाइड होगा। यानी कि अब V की प्रोजेक्शन थी अलॉन्ग U के, अलॉन्ग U के तो U का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। अगर आ जाती U की प्रोजेक्शन अलॉन्ग V तो वो भी हम फाइंड यहीं पे कर लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाती है U की अलॉन्ग V, जिसकी अलॉन्ग होती है उसका हम मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड कर देते हैं। ये यहाँ से दो फार्मूलाज आ गए। अब नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 4 है कि फाइंड करें कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन U एंड V, और U और V जो वेक्टर है वो हमें गिवन है। अब एंगल हमने फाइंड करना है, तो एंगल के लिए मैंने आपको बताया है कि एंगल के लिए फार्मूला कौन सा यूज होता है, बिकॉज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू U डॉट V ओवर U का मैग्नीट्यूड और V का मैग्नीट्यूड। अब जो U और V हैं हम इनको चाहे तो इस फॉर्म में लिख लें, चाहे हम लिख सकते हैं 2i माइनस 3j प्लस k, 1k या k लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसे हम लिख सकते हैं 2i प्लस 4j प्लस k। तो हम इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको i j k की फॉर्म में लिखें ताकि हम आगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करवा सकें। तो कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, U डॉट V और डिवाइडेड बाय U का मैग्नीट्यूड और V का मैग्नीट्यूड। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम U डॉट V फाइंड कर लेते हैं। तो U डॉट V यानी कि इस सारी वैल्यू को डॉट लेना है इस सारी वैल्यू के साथ। तो 2i माइनस 3j प्लस k डॉट 2i प्लस 4j प्लस k। अब मैंने आपको बताया है कि डॉट प्रोडक्ट में जब हमारे पास दो सिमिलर वेक्टर्स होते हैं, यानी कि i का वेक्टर है i के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, j का वेक्टर है j के साथ करवाएंगे, k का वेक्टर है k के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। क्योंकि जब i डॉट j हो जाएगा या i डॉट k हो जाएगा तो वो उसे 0 कर देगा।
तो हम ऐसा करते हैं, हम सिमिलर वेक्टर्स को ही डॉट लेते हैं। तो 2 2s are 4 और I डॉट आई माइनस 3 4s are 12 J डॉट J प्लस 1 K डॉट K। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि I डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। J डॉट J है वो भी 1 के इक्वल होता है। K डॉट K है वो भी 1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7। तो U डॉट V की वैल्यू आ गई है -7। अब U डॉट V हमारे पास आ गया, हमने U का मैग्नीट्यूड और V का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो U का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K के कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो पहले हम U का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो U क्या है, 2I माइनस 3J प्लस K, यानी कि 2I का कंपोनेंट है, J का कंपोनेंट -3 है, K का कंपोनेंट 1 है। तो I का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K के कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर रूट। U का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने फाइंड करना है V का मैग्नीट्यूड। तो V का मैग्नीट्यूड इसी तरह I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K के कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो इसमें I का कंपोनेंट क्या है, 2 का स्क्वायर, J के कंपोनेंट क्या है, 4 का स्क्वायर, K का कंपोनेंट क्या है, 1 और 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 का स्क्वायर रूट। U का मैग्नीट्यूड भी आ गया और V का मैग्नीट्यूड भी फाइंड हमने कर लिया। यहीं भी मैं फाइंड कर देती हूँ cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ थीटा किसके इक्वल था, U डॉट V डिवाइडेड बाय U का मैग्नीट्यूड और V का मैग्नीट्यूड। तो cos ऑफ थीटा कैसे क्या आएगा, U डॉट V क्या आया था हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय U का मैग्नीट्यूड क्या था, √14 और इसका स्क्वायर रूट 21। तो स्क्वायर रूट के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इंटरनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 21। तो ये आ जाएगा 294। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो डैट द वेक्टर्स U एंड V आर परपेंडिकुलर। उसने बोला है कि फाइंड करें रियल नंबर अल्फा जबकि हमारे पास U और V जो दो गिवन वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो पीछे मैं आपको ये चीज़ समझा के आई हूँ कि जब हमारे पास U और V दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि U डॉट V जो है वो 0 के इक्वल है। यानी कि U डॉट V जब हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट लेंगे उनका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। अब हमने U डॉट V लेना है और उसको 0 के इक्वल रखना है, वहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो U वेक्टर क्या है, अल्फ़ा I प्लस 2 अल्फ़ा J माइनस K, ये U वेक्टर है। डॉट V वेक्टर क्या है, I प्लस अल्फ़ा J प्लस 3K इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट लेना है हमने। डॉट में आपको पता है कि I की वैल्यू को I के साथ डॉट लेना है, J का J के साथ और K का K के साथ, बाकी सब 0 हो जाते हैं। अल्फ़ा I मल्टीप्लाई बाई I, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू I डॉट I प्लस सेकेंड 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, J डॉट J माइनस 3 इंटू K डॉट K इज इक्वल टू 0। I डॉट I यानी कि 1 प्लस
2 अल्फा स्क्वायर जे डॉट जे यानी कि 1 माइनस 3 के डॉट के इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 3s आर 6, तो यह आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा। यहाँ से 2 अल्फा कॉमन निकला तो अल्फा माइनस 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकला तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए, अल्फा माइनस 1 और 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा अल्फा माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लें, एक दफ़ा 2 अल्फा प्लस 3 को जो है वो 0 के इक्वल रख लें। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 3 ओवर 2। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ जाती हैं 1 और माइनस 3 ओवर 2। तो यही हमने फाइंड करना था।